वेलकम यू ऑल गाइज पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरह से आप किसी भी क्यूबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने इजी वे में परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और उनके स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे किस तरह से अपने को अप्लाई करना चाहिए। पूरा अपने डिटेल में एनालिसिस करेंगे आज। और साथ ही आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए और सो मैनी अदर्स एग्जाम के लिए। जहां भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। साथ ही एक बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में आप सिर्फ अपने जो भी डाउट हो वो ही पोस्ट करें, उसके अलावा कुछ भी पोस्ट नहीं करें। और पहले आप डाउट को खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में अगर कोई भी डाउट सभी से सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद में अपने उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि किस तरह से उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सिमेट्री के बारे में। किस तरह से अपने सिमेट्री से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों को आप सिमेट्री से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने उन सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री। कितने टाइप्स की सिमेट्री हो सकती है। सिमेट्री बेसिकली दो टाइप्स की होती है, आपको परपेंडिकुलर सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री। दोनों टाइप की सिमेट्री अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने परपेंडिकुलर सिमेट्री डिस्कस करते हैं। क्या क्या परपेंडिकुलर सिमेट्री में रूल होते हैं, किस तरह से अपने इसको अप्लाई करेंगे, एक एक चीजें ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपने को मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको इस सारे नेटवर्क को सॉल्व कर लेना है तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को अपने आज तक कैसे करते थे कि जैसे ये आईएस करंट फ्लो हो रहा है, ये आईएस करंट फ्लो इसमें से डिवाइड करके अपने इसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अपने यहाँ कुछ रूल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने उस मेथड से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कि क्या ऑफिशियली मतलब क्या ऐसा होता है क्या रियल में। ठीक है, तो अपने इस रूल को देखते हैं। क्योंकि ये फिगर पूरा आपको दिख रहा है, पूरा सिमेट्री है, आर 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 सब जगह दिख रहे हैं और इसके बाद में इधर जाने पे भी सेम दिख रहा है, तो पूरा पूरा सिमेट्री दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसका मतलब सीधी सी बात क्या से निकल के आती है कि जो भी करंट डिवाइड होती है वो किस किस टाइप से डिवाइड होगी। जितने भी वहां से एक जंक्शन से ब्रांचेज निकल रही होगी उनमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ करंट आईएस एंटर कर रहा है। ठीक है, अब आईएस करंट आईएस बाई 3 हो जाएगा क्योंकि 3 इक्वल ब्रांचेज है ना, 1 2 3, तो ये आईएस बाई 3 हो जाएगा और ये आईएस बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आईएस बाई 3 हो गया, तो अब अपने पास ये मान लेते हैं कोई भी पॉइंट ए मान लेते हैं, सपोज करते हैं ए पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। अगर आईएस करंट एंटर कर रही है तो आईएस करंट ही लीविंग हो रही होगी। हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। आईएस करंट अगर लीविंग हो रही है तो इसका मतलब यहाँ से करंट जा रही है आईएस बाई 3, यहाँ से करंट जा रही है आईएस बाई 3 और यहाँ से करंट जा रही है आईएस बाई 3, तभी तो आईएस करंट लीविंग हो रही है। अब इसको देखते हैं आईएस बाई 3 कैसे हो गया। अब जो आईएस बाई 3 है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए, इस जंक्शन से दो ब्रांचेज निकल रही है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आईएस बाई 6 और इधर जाएगी आईएस बाई 6। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आईएस बाई 3 है, अगर ये आईएस बाई 3 है तो इन दो नोड से आईएस बाई 3 करंट मिलके बना है, तो इधर से करंट कितना आ रहा होगा, आईएस बाई 3 यहाँ से आ रहा होगा, ये आईएस बाई 3 यहाँ से आ रहा होगा, सॉरी आईएस बाई 6 यहाँ से आ रहा होगा। तो आईएस बाई 6 तो इसमें आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, लेकिन यहाँ से आईएस बाई 6 आ रहा होगा, ये बात है। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि आईएस बाई 6 करंट मेरा इधर से एंटर हुआ
उसके बाद में बोल रहा है कि IS/6 करंट इधर चला गया। इसका मतलब इस नोड पे कोई भी करंट इधर उधर नहीं गया है, जो भी करंट आया सारा का सारा करंट इधर चला गया। तो इसका मतलब अपने इसको ऐसे कर सकते हैं सेपरेट। ये इस चीज का प्रूफ होता है इस सिमेट्री का। अपने इसके रूल देखेंगे अब। इस तरीके से आप सिमिलरली अपने नीचे वाले को भी इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो गया इस सिमेट्री का प्रूफ कि इस तरीके से सेपरेट क्यों करते हैं। अब इसके स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट स्टेप फॉलो करने हैं, उससे अपने फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से फटाफट अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रूफ आपको ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी अपने को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने के लिए इसको डिस्कस किया ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो सके कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। आप अलग अलग जगह जाएंगे, वहां भी आपको इसको बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट रूल दिए हुए मिलेंगे, बुक्स में भी और इवन कोचिंग्स में भी आपको डायरेक्ट ही बताया जाएगा ये। तो यही बात है कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सीख पाओ, इसीलिए अपने सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं। स्टेप क्या है, फाइंड आउट द लाइन अक्रॉस विच वी हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले अपने को ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिसके अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो आर इक्विवेलेंट अपने को ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब पता लग गया अपने को, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अपने फाइंड आउट कर ली कि इसके अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट पता करना है। ठीक है, उसके बाद में अपने को लाइन फाइंड आउट करनी थी, जो लाइन फाइंड आउट अपने कर ली है। देन डिवाइड इट इन टू पाथ परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर टू ए बी स्पेशली मैंने लिख दिया, ए बी का मीन्स ये वाली जो लाइन है इसके अक्रॉस, इसके परपेंडिकुलर जो है अपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये इसके रूल हैं। जब से सिमेट्री बनाई गई थी तब इसके लिए ये रूल बनाए गए थे। ऐसा क्यों होता है अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या क्वेश्चन में सिंपल रूल को फॉलो कीजिए बस। आपको कुछ नहीं करना है, क्यों होता है क्या होता है, आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है। करंट विल बी नॉट डिवाइड एट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इस ध्यान को सही इस चीज को, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, सो वी हैव सेपरेट द ब्रांच अलोंग परपेंडिकुलर लाइन CD। ये परपेंडिकुलर लाइन मान लो ये CD है, मैंने इसको CD ले लिया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जहां कटिंग हो रही है, ये बोलेंगे इसको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो आपको क्या करना है कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट से ब्रांचेज को सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहां से इस ब्रांचेज को अपने सेपरेट करना है। तो यह वही बात होगी जो मैंने जिस तरीके से प्रूव करके बताया था, वहां पे पहुंच चुके हैं अपने। अब इसको नेटवर्क को सोल्व कर लीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, तो अपने इसको सोल्व करते हैं। किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन तीनों स्टेप्स को लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको कल को आप पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप नोट्स को साथ साथ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छे तरीके से नोट्स को बनाइए और साथ साथ सब कुछ लिखते जाइए, ताकि आपको डायरेक्ट अगली बार रेफरेंस आप वीडियो से नहीं लेंगे। वीडियो से रेफरेंस तभी लेंगे जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नोट्स को अपने बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि वीडियो से आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अपने, इसलिए बार बार वीडियो को नहीं देखना है। अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखेंगे। अच्छा, एक बात और मेरे को डिस्कस करनी है। चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। आर और इसके बाद में ये जो आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस यहाँ भी है, आर रेजिस्टेंस यहाँ भी है। ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, ये आर रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, और ये आर रेजिस्टेंस हो गया, और ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। आर, ठीक है,
ये आर हो गया, और ये अपना पॉइंट है ए और ये अपना पॉइंट है बी। अब अपने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप लोग, और कैसे करेंगे, आर और आर कितना हो गया 2r, तो फिर आप करेंगे 2r पैरेलल विद r, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं 2r मल्टीप्लाई बाई r डिवाइड बाई 3r, इसके इससे कैंसिल करेंगे 2r/3, ये आ गया इसका। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हैं 2r/3। अब देखो इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, अगर ये पूरा 2r/3 है, ये वाला इतना 2r/3 है, ये r इसके सीरीज में है, ये r भी इसके सीरीज में है, तो 2r/3 सीरीज विद कितना 2r, कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे 6 7 8 8r/3, ठीक है 8r/3, और ये दोनों सीरीज में हैं। देखिए मैं आपकी बात डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, इतना आप डायरेक्ट अब तक सीख चुके होंगे काफी, 2r, ठीक है। तो अब अपने पास पैरेलल में क्या क्या आ गया, देखिए ऊपर वाला कितना हो गया, पूरा सीरीज में कनेक्शन मिला मिलो के 8r/3, इसके पैरेलल में है 2r, इसके पैरेलल में फिर से नीचे वाला 8r/3। अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व कर दें, क्योंकि पैरेलल में किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर पैरेलल में दो सेम रहते हैं तो मैंने क्या बताया था, हाफ हो जाता है, तो 8r/6 पैरेलल विद 2r, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ब्लैक मार्कर से करते हैं, 8r/6 पैरेलल विद 2r, तो कितना हो गया 6 12 12/20, 20r/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, कितना हो गया 8 2 जा 16 r/20। अब इसको नॉर्मली अपने 16 r/20 को यहाँ लिख रहा हूँ 8 और 4r/ कितना 10 5, ये आ गया r इक्विवेलेंट। तो इस तरह से अपने इजी वे से देखिए r इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ रूल को फॉलो करने हैं, उसके बाद में आप इजी वे से देखिए। जैसे आप कॉन्सेप्ट से करेंगे फिर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आई करंट लिखेंगे फिर बाद में आपको करेंगे, लेकिन इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब अपने डिस्कस करते हैं, एक बात मैं बोल रहा हूँ आपको, जनरल बात बता रहा हूँ बीच में ही, क्या बता रहा हूँ कि कुछ लोग, एक तो आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में बार बार वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको नोट्स से फटाफट आप इसको रेफर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अपने जो क्वेश्चन है वो लगातार डिस्कस करते रहेंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा तीसरी बात ये है कि जो यूट्यूब जो होता है अपने, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं आपके पास, तो बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर से वीडियो देख लिया, उधर से वीडियो देख लिया, थोड़ा इधर से देख लिया, थोड़ा उधर से देख लिया, इस तरह से करते रहते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं नहीं बोलता कि इसी YouTube चैनल को या इसको ही, मेरे कोर्स को ही प्रीफर करो, लेकिन आप किसी भी कोर्स को प्रीफर कीजिए, लेकिन उसमें क्या करना है आपको कि पूरा कोर्स उसी से कवर करना है। इवन वन सब्जेक्ट आप अगर कवर कर रहे हो, एक सब्जेक्ट आपको जैसे नेटवर्क थ्योरी या पावर सिस्टम कवर करना है मान लो, तो पावर सिस्टम अगर आपको कवर करना है तो पावर सिस्टम आप पूरा का पूरा ही एक ही टीचर से कवर करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पावर सिस्टम फर्स्ट एक टीचर से, सेकंड एक टीचर से, और थर्ड एक टीचर से, मतलब तीन, कम से कम पावर सिस्टम 1 एक टीचर से, और दूसरे टीचर से पावर सिस्टम 2, और तीसरे टीचर से पावर सिस्टम 3। तो इस तरह से सिर्फ 3 टीचर से, ज्यादा टीचर से, उस ज्यादा टीचरों से अपने को नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं करना कि एक टॉपिक ही एक टीचर से पढ़ा, दूसरा टॉपिक किसी और टीचर से पढ़ा, तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा से कंफ्यूजन होगा। आप ऐसी जगह जाइए जहां पे आपको पूरा फुल कोर्स मिले, और उस फुल कोर्स को आप क्या है बिल्कुल इजी वे में ले लीजिए, और आपको लगता है कि ये फुल कोर्स मेरे लिए अच्छा है तो आपको उसको प्रीफर कर लेना है। उसके बाद में अपने यहाँ क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक जो जीरो लेवल है उससे स्टार्ट कर रखा है आपने, कि हर एक चीज को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं और जीरो लेवल से डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब भी आप इस कोर्स को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोचिंग हो गया और अपने को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो गेट की प्रिपरेशन, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हो।
तो आपको इस बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने को जगह जगह जाके वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ एक कोर्स को ही प्रीफर करना है। चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी कोर्स को किसी भी चैनल पे प्रीफर कर लीजिए, उसको ही प्रीफर करना है। आई होप आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती होगी, इतना तो आप होंगे ही। अच्छा, एक बात और है, जो आपने वीडियोस देखी होगी, IAS एग्जाम्स होते हैं, उसके कई बार इंटरव्यू अपने सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 17 आवर्स की स्टडी बताते हैं वो लोग। तो 17 आवर्स की स्टडी बताते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं कि हम 17 आवर्स की स्टडी करते हैं। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? गेट प्लस IES की, ठीक है। अगर अपने क्या है, बीटेक वाले लोग हैं, तो बीटेक वाले लोगों को क्या होता है कि 17 आवर्स की स्टडी तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, मैं बताता हूं आपको कि 14 आवर्स की जो स्टडी होती है ना, वो अपने बिल्कुल पॉसिबल है। 14 आवर की स्टडी आपको कम से कम करना चाहिए, तभी आपको गेट के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज है, ये बिल्कुल पॉसिबल चीज है, ये मैंने किया हुआ है, और जो गेट में सिलेक्टेड लोग हैं वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। ये 14 आवर्स की स्टडी आप कर सकते हो। जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे या फिर अलग से अपने पढ़ रहे हैं, टोटल मिला के आप 14 आवर्स की स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सेल्फ स्टडी 14 आवर्स की, सेल्फ स्टडी नहीं, टोटल स्टडी जो आप 14 आवर्स की कर रहे हो, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब आप 14 आवर्स की स्टडी आपको बहुत रिजल्ट देगी, और जब आप कोचिंग कर रहे हो तब आपको थोड़ा कम रिजल्ट देखने को मिलेगा 14 आवर्स की, क्योंकि कोचिंग में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको क्या दिक्कत नहीं हो इस चीज की, बार बार आपको वीडियो में क्या है कि ज्यादा टाइम। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल सिमेट्री के बारे में, किस तरह से पैरेलल सिमेट्री में फॉलो करते हैं। पिछले अपने पहले बात की थी परपेंडिकुलर सिमेट्री के बारे में, किस तरह से परपेंडिकुलर सिमेट्री को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इसमें डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से बात करेंगे। इन दिस फर्स्ट वी फाइंड द सिमेट्रिकल एक्सेस दैट इज AB। अपने को फाइंड आउट करना है सिमेट्रिकल एक्सेस कौन सी है। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन तो अभी भी सेम ही है, अपने को रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब अपने को सिमेट्रिकल एक्सेस देखनी है कि किसके अक्रॉस है, ये वाली जो है अपनी, इसके अक्रॉस आपको सिमेट्री स्पष्ट दिख रही है। अब इसमें क्या करना है, सो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ AB आर सेम। कैसे कि इसके ऊपर, ये मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल एक्सेस है, कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर का अपर पार्ट और उसके ऊपर का लोअर पार्ट सेम होना चाहिए। जबकि इसमें क्या था कि आप जिसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है उसको AB मान लो, ठीक है। इसमें AB किसको मानना है, जब अपना अपर पार्ट और लोअर पार्ट आपको एक जैसा दिखे, देखो यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, इस तरीके से एक जैसा दिख रहा है ना अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तब आपको इसको क्या करना है, एक सिमेट्रिकल एक्सेस मान लेनी है AB, ठीक है। नाउ फोल्ड द अपर पार्ट टू लोअर पार्ट। क्या करना है, अपर पार्ट को लोअर पार्ट पे फोल्ड करना है, और लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, या फिर अपर पार्ट टू लोअर पार्ट टू अपर पार्ट फॉलो करना है। उसके अंदर क्या था कि आप इसको ऐसे लाइन बनानी थी, और उसके इधर भी R/2 और उसके इधर भी R/2 ऐसे इक्वल होना चाहिए। इसके अक्रॉस अपने को देखिए, परपेंडिकुलर सिमेट्री में परपेंडिकुलर एक्सेस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम होना चाहिए, और जो पैरेलल वाली एक्सेस है उसमें क्या होना चाहिए, पैरेलल सिमेट्री में कि जो पैरेलल जो अपने लाइन बनाई है उसके अपर और लोअर दोनों साइड सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, डिफरेंस पता लग रहा है कि उसमें क्या था कि जो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसके देखिए परपेंडिकुलर लाइन लगाई है, अगर इसको R/2 लिख देंगे तो लेफ्ट साइड भी ऐसा दिखेगा, राइट साइड भी ऐसा ही दिखेगा। जबकि इसके जब यहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तब अपर भी ऐसा ही दिख रहा है, लोअर भी ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, कोई बोलेगा कि R का क्या करें, तो R के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है, तो ये सेंटर में से जा रही है तो ये इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो इसको अपने को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आप ऊपर ऊपर को लेना है कि इतना पार्ट जो है वो सेम दिखना चाहिए और इतना पार्ट सेम दिखना चाहिए, ठीक है। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, इसका रूल क्या है। इसमें रूल क्या है कि अपने को फोल्ड करना है, तो फोल्ड कर दीजिए। आपको मैं कर रहा हूं इसको इसके ऊपर फोल्ड, क्या कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को इसके पार्ट के ऊपर फोल्ड कर रहा हूं,
तो किस तरीके से फोल्ड करेंगे आपको ये देखना है कि आर जो है पहले से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, क्योंकि बीच में से सेंटर में से जा रही है तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आर पे। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। जब इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो जस्ट ऐसे ये आर किसके आ जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा, और सब के सब आर इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो हर एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर पैरेलल में 2 आर लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, R/2, R/2 इस तरह से, क्योंकि ये किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से बात कर रहा हूं मैं। अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन में अपने क्या डिस्कस कर लेंगे, दोनों तरह की सिमेट्री की बात कर लेंगे। आपको पिछले वाला भी और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बात की थी। ए बी, अब देखो पैरेलल सिमेट्री अपने लगा दी, पैरेलल सिमेट्री हमें इतना ही बताती है। अब अपने को क्या करना है कि आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर सिमेट्री यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। कैसे, अपने को पहले उसका स्टेप क्या था कि ए बी के जिसके अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस आप एक लाइन बना दीजिए, बना दी मैंने लाइन। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, और इस तरह से लाइन बनानी है कि ये परपेंडिकुलर लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए आप। फिर इसको, इसमें R/2 था तो R/4 और R/4। अब देखिए इसके लेफ्ट में और इसके राइट में एक जैसा दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री अपने लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री बिल्कुल लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में मैंने क्या कहा था कि इस जो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपने ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, तो इसको आप यहां से सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करके अपने नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से हो सकता है। ये R हो गया, ये R हो गया। अच्छा, ये R/2 है, और ये कितना है अपना, टोटल ही R/2 है, और ये कितना हो गया, फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ये इस तरीके से है, R/2 बन गया आपका R/2। अच्छा, यहाँ से इसको अपने सेपरेट करना था, परपेंडिकुलर सिमेट्री ना। आप परपेंडिकुलर सिमेट्री में आप ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो इसके लेफ्ट में है वही राइट में होना चाहिए, अदरवाइज परपेंडिकुलर सिमेट्री वैलिड नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि हमेशा ये बात का बिल्कुल केयर करनी है, आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है जैसा का जैसा फिगर वो राइट में दिखना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। R/2 जब भी सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब R पैरेलल विद कितना हो जाएगा, R/2। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा, R मल्टीप्लाई बाई R/2 डिवाइड बाई 2 3 R/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कितना आ गया, R/3। सही है ना, R/3 आ गया। अब R/3 इसकी वैल्यू आ गई। अब R/3 फिर से पैरेलल हो गया किसके, R/3 पैरेलल विद R/2 हो गया ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये तो हो गया अपना पहले से ही हो गया। इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, R/3 आ गई ना। R/3 इसकी वैल्यू पहले दोनों सीरीज में, उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ तक तो सोल्व कर लिया था मैंने। अब इसको क्या करते हैं, R/3 के सीरीज में ये R/2 और R/2 ये दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, R बना लेंगे। तो इसको R लिख देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये R, क्योंकि R/2 R हो गया, और ये R/3, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपने। ये दोनों, ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2R, A और B। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। जब R/3 और ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या निकल के आएगा, 4R/3 आ रहा है निकल के, 4R/3। अब इसको क्या करेंगे, 4R/3। ठीक है, अब ये 4R/3 क्या हो गया, पैरेलल विद कितना हो गया, 4R/3 पैरेलल विद 2R। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को अपने सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4R/3 मल्टीप्लाई बाई 2R डिवाइड बाई 3 6 और 4 10 R/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 5।
तो कितना आ गया आंसर 4r/5। ये आपका आंसर आ गया। यही तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को, जब मैंने इस क्वेश्चन को किससे किया था, परपेंडिकुलर सिमेट्री से किया था, तब मेरा आंसर क्या आया था, r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया था 4r/5। तो दोनों ही सिमेट्री से, आप किसी भी सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बस आप इसका बिल्कुल रूल को फॉलो करते रहिए, उसके बाद में आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी सिमेट्री को से कर सकते हो। इसके अंदर देखो दोनों ही सिमेट्री अपन ने यूज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको थ्योरी सारा कवर हो गया, अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बीच में आर कितना है। आर इक्विवेलेंट अपने को फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। तो आपको इसको अपने सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप इसको स्टार डेल्टा से भी कर सकते हैं, आप आगे अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने यहाँ पे सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको स्पष्ट ही दिख रहा होगा कि एक तो इस तरीके से किया जा सकता है, इसको r को r/2 से कर दूं, r/2 से कर दूं, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो नीचे वाले स्ट्रक्चर के सेम है। तो एक तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा क्या है कि मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा दूं। मैं पहले परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा रहा हूं। परपेंडिकुलर सिमेट्री से किस तरह से कर सकते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री से करने के लिए अपने को सबसे पहला रूल क्या था, रूल था कि आप पता कीजिए कि कौन सी एक्सिस के अबाउट अपने को फाइंड आउट करना है। ये एक्सेस ए बी है, इसके अक्रॉस अपने को ए बी के क्रॉस फाइंड आउट करना है। तो ये ए और ये बी, ठीक है। अब अपने को सीडी वाली लाइन बनानी है। सीडी वाली लाइन क्या होगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, ये थ्योरम कब वैलिड है, जब अपने लेफ्ट वाला और राइट वाला एक जैसा दिखना चाहिए, सॉरी मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला जैसे इसके ऊपर और नीचे वाला सेम दिखना चाहिए। तो मैंने इसके लाइन परपेंडिकुलर, ये मैंने सीडी लाइन बना दी। अब चेक करता हूं कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। इसको r को लिख देता हूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इसको r/2 और r/2। अब देखिए ऊपर और नीचे वाला सेम दिख रहा है क्या, देखिए r r r सब सेम दिख रहे हैं बिल्कुल। r/2 हो गया, ये r हो गया। तो ये थ्योरम कैसे लगाई मैंने, पहले देखा इसको कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फिर मैंने ये थ्योरम अप्लाई की। इसी तरह आप पैरेलल वाली जो थ्योरम है उसमें भी पहले देखेंगे कि इसके अगर अपने इस तरीके से लाइन लगा दें तो ऊपर और नीचे का सेम दिख रहा है, तो अपने पैरेलल सिमेट्री भी लगा सकते हैं। और परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाने के लिए भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप पहले चेक करेंगे फिर सिमेट्री लगाएंगे। तो मैंने पहले चेक किया और उसके बाद में सिमेट्री लगा दी। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका स्टेप क्या था, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या था, कि इसके अक्रॉस जो पॉइंट आएंगे वो कौन से होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं। आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट में अपने को क्या करते हैं, जैसे मैंने इक्विपोटेंशियल पॉइंट में बताया था, शॉर्ट करते हैं या ओपन करते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर थ्योरम में आपको क्या प्रीफर करेंगे, अपने ओपन करना। तो इस r रेजिस्टेंस को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इस r रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करके अपने इसको फिर से बनाते हैं और इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको बहुत इजी है, एक बार आपको पता चल गया कि ये सिमेट्री है तो फिर तो आप इजीली कर सकते। स्टार डेल्टा से ये काफी लंबा हो जाता है क्वेश्चन, अब इसलिए अपने सिमेट्री से कर रहे हैं। स्टार डेल्टा से भी देख लेंगे एक बार अगर टाइम हुआ। ठीक है, यहाँ r है और यहाँ क्या है, r है, और यहाँ तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट की वजह से उठ गया, और यहाँ ये इस तरीके से r और ये r। यहाँ a पॉइंट है, a और b पॉइंट को आपको नहीं बोलना है कि a और b पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अब ये r और r देखते हैं, r और r आपको डायरेक्ट सीरीज में दिख रहे हैं। कौन से r और r, ये r और r सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये हो गया 2r, ठीक है। उसके बाद में ये r और ये r कौन से सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2r। तो 2r, दोबारा बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। r r और यहाँ भी r और यहाँ भी r और यहाँ एक r रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए इन दोनों r को मैंने सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया, इसको ऐसे बना लेते हैं अपने, है तो पहले में। ये क्या आ गया था 2r, और इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया था, ये यहाँ नहीं है,
यहाँ है, ये क्या आ गया था 2r, और यहाँ a था और यहाँ b था। इस तरीके से सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपको दिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपने r पैरेलल विद 2r। इसको सॉल्व करते हैं, r मल्टीप्लाई बाई 2r डिवाइड बाई 3r, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r/3, 2r/3 आ जाएगा। तो ये अपने सोल्व कर लिया। उसके बाद में देखिए इस सारे कॉम्बिनेशन की जगह क्या आ गया 2r/3। अब 2r/3 के r और r सीरीज में है, तो r और r कितना हो गया 2r, तो 2r प्लस 2r/3 6 8r/3, ठीक है 8r/3। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से बन गया, अब इसको बनाते हैं एक बार फिर से। अच्छा इसको भी सोल्व कर लेता हूं मैं, r और r क्या हो गया 2r। देखिए ये कैलकुलेशन वगैरह आप खुद से भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए आप खुद से ही कीजिए कैलकुलेशन। 2r हो गया, और इसके बाद में इसकी मैंने लिख दिया था, इस सब को सोल्व करके मैंने लिखा था 8r/3, और इन सब को सोल्व करके मैंने लिखा था, कितना लिखा था 2r जो पैरेलल में है, ये पहला 2r, उसके बाद में इसको सोल्व करके मैंने लिखा 8r/3, इसके बाद 2r, ठीक है। ये अब 2r इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ सकता है, r आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया r। अब r पैरेलल विद क्या आ गया 8r/3। देखिए रिजल्ट आपको फटाफट आने चाहिए, याद किए होने चाहिए, तो फिर हाफ कब होता है डबल कब होता है, तो आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। 8r/3 3 8 11 r/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 8r/11, ठीक है कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 8r/11। अच्छा 8r/11 आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है इस तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिमेट्री पे। ये क्वेश्चन आपको दिखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, किस तरीके से है, पैरेलल सिमेट्री है या परपेंडिकुलर सिमेट्री है, ठीक है। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ परपेंडिकुलर सिमेट्री, अगर उससे क्वेश्चन हो गया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज अपने पैरेलल सिमेट्री के लिए जाएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होता था कि एक आपको ये पता करना है कि कहाँ किस लाइन के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को इस लाइन के अक्रॉस पता करना है, उसके परपेंडिकुलर अपने को एक लाइन लगानी है, लगा ली लाइन, इस लाइन को बोलना है CD, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं वो तो बात अलग है, मैं CD बोल रहा हूँ, ठीक है CD बोलना है इस लाइन को। उसके बाद में क्या करना है कि इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड या फिर दोनों साइड बोले तो दोनों साइड, अपर साइड यहाँ पे और यहाँ पे लोअर साइड आपको एक जैसा दिखना चाहिए, जैसा यहाँ है वैसा ही आपको यहाँ दिखना चाहिए। तो देखिए कितना दिख रहा है R R R R R, ठीक है। ये R अपने जो यहाँ पे होते हैं इनको काउंट नहीं करते, यहाँ R है, 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 सब मेरे को बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इस तरह के क्वेश्चन में जबकि आपको बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखे और आपको लगे कि सब R वगैरह दिए हुए हैं, तो आप वहां कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई सिमेट्री आपको जरूर मिल जाएगी। ये इसका पैटर्न होता है इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब जब भी अपने को सिमेट्री आइडेंटिफाई होती है तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे जंक्शन क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलता हूँ, ये जंक्शन है मेरा इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, ये जंक्शन है मेरा इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये दो जंक्शन मेरे इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, और ये भी मेरा क्या हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो इस तरह से सारे के सारे जंक्शन मेरे क्या हो गए इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, जो भी इस लाइन पे आएंगे, तो ये सब के सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे तो हमेशा आप इसको क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के केस में ओपन सर्किट कर दीजिए, ओपन सर्किट एक एक करके एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अब तो इस सर्किट में कुछ नहीं रहा है, यहाँ नीचे बनाता हूं मैं। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे अपने को क्या करना है कि इसको रेजिस्टेंस को हटा देना है, और उसके बाद में अपने को नेक्स्ट बात करनी है
कि इसका डायग्राम बना देना है। कोई भी करंट शेयरिंग नहीं होगी नोड के ऊपर। नोड के ऊपर जो करंट यहाँ से आएगा वो इधर चला जाएगा, जो यहाँ से आएगा वो इधर चला जाएगा, यहाँ से आएगा वो इधर चला जाएगा, यहाँ से आएगा वो इधर चला जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये करंट यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। ये दोनों नोड सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों नोड सेपरेट हो जाएंगे। और क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो ये इस तरह से यहाँ तो शॉर्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, ओपन करते हैं पैरेलल सिमेट्री में। इसको बना देता हूँ मैं फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर आ गया, यह आर आ गया। इसके बाद में इसको हटा देना है, यह आर आ गया, ये आर आ गया, इसको हटा देना है। उसके बाद में इनको सेपरेट कर लेना है। क्यों सेपरेट करना है ये आपको समझ में आ रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करके बता दिया था आपको कि कोई भी करंट शेयरिंग नहीं होगी किसी भी नोड पे। आर और आर, ठीक है, ए और बी। इसको तो बोलना नहीं आपको, ए और बी। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्ट दिख रहा है कि सबके सब ये पूरा का पूरा सर्किट, ये पूरा का पूरा सर्किट और ये पूरा का पूरा सर्किट पैरेलल में। क्योंकि एक दो पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट कॉमन है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट कॉमन है। वैसे भी दिख रहा है डायरेक्टली कि तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये कितना है 2r है, ये कितना है 2r है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये 2r और ये भी 2r, 2r पैरेलल में कितना बन गया, ये r बन गया। इनका रिजल्टेंट r आ गया। इसी तरीके से इन सब का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा r, इतना तो आप कर सकते हैं आप तो। और इन सब का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा r। तो अब क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट फटाफट लिख लेंगे r r r। तो जब भी मैंने क्या कहा था, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट करते हैं, फिर भी फिगर बनाते हैं। अपने तीनों को सॉल्व कर लिया, ए और बी लिख लिया, आर आर आर, ठीक है। आर आर देखो, इसका रिजल्टेंट आर, इसका रिजल्टेंट आर, इसका रिजल्टेंट आर। तो आर आर आर, जब भी 3 सेम आर आते हैं तब क्या आता है इसका रिजल्टेंट r/3। तो ये इसका आंसर होगा r इक्वल टू r/3। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो एक स्टेप में कर सकते हैं आप। आपको इजीली पता लग रहा है ना, ये तो एक स्टेप में कर सकते हैं ये लिखने। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उससे अच्छा किसी